नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 राजनीतिक दल। यानी इस वीडियो में हम फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए आप सभी के लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन को आप सही प्रकार से कंप्लीट रूप से कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अंत तक हमारे चैनल पर बने रहेंगे। यानी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको हम बताएंगे कि ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। यानी कि इस क्वेश्चन में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यानी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि एग्जाम में आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपसे मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल होता क्या है, यानी कि पार्टियां हैं। यानी कि आपने देखा कि किसी भी देश में एक पार्टी होती है, किसी भी देश में दो पार्टी यानी कि दो दल होते हैं, और कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर बहुत सारी पार्टियां या दल होते हैं। तो एक दली, जहाँ पर एक पार्टियां होती हैं उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी वहाँ पर हमेशा एक ही पार्टी को कानून बनाना और शासन करने की छूट होती है। जैसे चीन हो गया। द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि जहाँ पर दो पार्टियों को ही सरकार बनाने या चलाने की अनुमति होती है, वहाँ पर उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपके अमेरिका और इंग्लैंड में हो गया। अब भारत जैसे देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पार्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी, एक होती है प्रांतीय पार्टी। तो इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम केवल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी कि राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, और उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि गठबंधन से क्या अभिप्राय है। यानी कि जब किसी भी बहुदलीय यानी कि व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं, तो इसे गठबंधन कहा जाता है। यानी कि जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो इस कंडीशन में होता है कि भी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, तो इस कंडीशन में बहुत सारी पार्टियां आपस में क्या मिलकर क्या सरकार बनाती हैं, तो इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारत में सबसे पुरानी पार्टी है, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपका है कि भारत में किसी एक राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कब प्राप्त होती है। यानी कि भारत में किसी एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% प्राप्त करता है, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे क्या है, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। क्वेश्चन 5 कि उस देश का नाम बताइए जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। तो उस देश का नाम चीन है, तो ये आप जान लीजिए। और इसी के साथ उस देश का भी नाम आप बताइए जहाँ पर क्या दो दलीय व्यवस्था है। तो ये अमेरिका और इंग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 1980 में हुई थी, क्योंकि इसके पहले इस भारतीय जनता पार्टी को क्या है, जनसंघ के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली के किसी एक प्रांतीय दल का नाम लिखिए। तो दिल्ली के किसी एक प्रांतीय दल का नाम है आम आदमी पार्टी। ठीक इसी प्रकार से आपको किसी भी स्टेट का नाम देके पूछा जा सकता है कि इस स्टेट की प्रांतीय दल के नाम बताइए, क्षेत्रीय दल का नाम बताइए, तो आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन 9 है
कि राजनीतिक दल के कितने घटक हैं, यानी कि किन किन से मिलके राजनीतिक दल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जब देखते हैं तो राजनीतिक दल के जो घटक के रूप में कौन कौन से घटक हैं। तो राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 3 घटक हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। यानी कि हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई एक मुख्य नेता होता है और उसके जो सदस्य होते हैं जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं। और तीसरे नंबर पे अनुयायी या समर्थक होते हैं, जैसे हम और आप हैं कि अलग अलग पार्टियों के समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि उस प्राधिकरण का नाम लिखिए जो देश में प्रत्येक राजनीतिक दल का पंजीकरण करता है। तो आप सभी जानते हैं कि देश में हर राजनीतिक दल का जो चुनाव आयोग क्या है, पंजीकरण करता है। क्वेश्चन 11 है कि भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, यानी कि अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई जाती है तो इसका क्या कारण है। तो सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं के कारण भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया, यानी कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ एक शब्द आया कि दल बदल शब्द को आप परिभाषित करिए, यानी कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना ही दल बदल कहलाता है। यानी कि कोई भी एक नेता किसी एक पार्टी में है, अगर उस दल को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है तो इसे हम दल बदल कहते थे। अगला है कि महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से, उसका नाम लिखना है। तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती है। तो क्वेश्चन 14 है कि एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जहां एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन में। तो यहाँ पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति होती है। तो अब हम करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी या तो 2 अंक के होंगे या तो 3 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल में अंतर स्पष्ट करना आपको है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय दल को देखते हैं, यानी कि जब कोई पार्टी 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत हासिल करती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। प्रांतीय दल क्या है, यानी कि जब कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे क्या है, राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, यानी कि अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, यानी ये कब से है, ये 27 सितंबर 2021 के अनुसार 8 राष्ट्रीय दल हैं और 54 राज्य दल हैं। मेन आपको राष्ट्रीय दल को देखना है। तो यहाँ पर अब पहले नंबर पे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी कि चुनावी हाथ का पंजा। दूसरे नंबर पे क्या है, भारतीय बहुजन पार्टी है। तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है। चौथे नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पाँचवें नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। छठे नंबर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। सातवें नंबर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आठवें नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी है। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रीय पार्टी 8 है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनमत निर्माण में राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार भूमिका निभाती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिए। यानी कि जनमत निर्माण में राजनीतिक पार्टियों का क्या रोल है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। जनमत निर्माण में दल यानी कि पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वे मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों पर बहस करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल क्या करते हैं यार, पार्टियां वे मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में फैले होते हैं, तो समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। तो दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता होते हैं कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। तो प्रायः विभिन्न दलों द्वारा रखी गई राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की भी राय बनती जाती है। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ, यानी कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जैसे अगर आप कहते हैं कि हमें पंखे की ज़रूरत क्यों पड़ती हो, तो आप आंसर बताते कि जब हमें गर्मी लगती है, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हवा कर सके। ठीक इसी प्रकार से हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता यानी आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। यानी कि वर्तमान समय में जो हमारा लोकतंत्र शासन व्यवस्था है इसमें क्या राजनीतिक दल के बिना नहीं चलाया जा सकता।
अगर दल ना हो तो सारे जो उम्मीदवार होंगे या स्वतंत्र हो जाएंगे या निर्दलीय होंगे, यानी किसी दल के नहीं। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। यानी जब सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे तो क्या है, कोई बड़े चुनावी वायदा नहीं कर पाएगा। आगे क्या है, सरकार तो बन ही जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध रहेगी। चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाब देंगे। यानी कि जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, चाहे आपके मुस्तफाबाद कर लीजिए, चाहे खजूरी कर लीजिए, यानी किसी भी क्षेत्र का जो निर्वाचन क्षेत्र का जो विधायक होगा वो केवल उस क्षेत्र के लिए ही जवाबदेह होगा, क्योंकि वो अलग कोई पार्टी एक है ही नहीं। तो इस तरह से क्या है, अगर पार्टियां होंगी तो सभी क्या है, सभी क्षेत्रों के लिए प्रति जवाबदेह होंगे। आगे देखिए, देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। आगे देखिए, तो अब हम करने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि जो 5 अंक 4 या 5 अंक वाले प्रश्न हैं इनको हम करने वाले हैं। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, यानी कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, पहला क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि राजनीतिक दल के अंदर खुद ही आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 या 5 लीडर होते हैं जो वही मेन निर्णय लेते हैं, यानी कि सबको निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। वंशवाद की चुनौती, यानी एक ही परिवार के लोगों को अच्छे अच्छे पद मिलता रहता है, बाकी सदस्यों को वहाँ पर कोई पद मिलता नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वंशवाद की चुनौती रहती है। पारदर्शिता का अभाव, यानी कि पार्टी में जो निर्णय लिए जाते हैं ये आम मेंबर तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो निर्णय लिया जाता है ये आपस में ही 2-4 लोग ही कर लेते हैं, यानी कि सभी मेंबर तक पहुंच नहीं पाता है। आगे क्या है, विकल्पहीनता, यानी कि सभी पार्टी के नेता एक जैसे ही होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के ले लीजिए, सबके नेता एक जैसे ही रहते हैं। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, यानी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडे किस्म के जो लोग होते हैं वह राजनीति में आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, यानी कि जो सीधे साधे लोग हैं वो चुनाव में नहीं आ पाते हैं। धन बल की चुनौती, यानी जिसके पास जितना धन होगा उसके बल पर वह क्या टिकट भी खरीद लेता है और चुनाव भी जीत जाता है। तो ये सभी राजनीतिक दल के समझ चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में जितने भी प्रकार की दलीय व्यवस्था है उनका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दलीय व्यवस्था, यानी कि एक दलीय व्यवस्था क्या है। तो जहां एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हीं को शासन करने की अनुमति होती है। दो दलीय व्यवस्था में देखते हैं, यानी कि जहाँ सत्ता दो दलों के मध्य बदलती रहती है और उनके बीच मुकाबला होता है रहता है, वहाँ दो दलीय शासन व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में है। ठीक है। अब बहुदलीय शासन व्यवस्था को देखते हैं, यानी कि जब अनेकों दल, यानी कि बहुत सारी जब पार्टियां होती हैं और सत्ता पाने के लिए कोशिश करते हैं और सत्ता में आने के लिए यह दल या तो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करते हैं, तो इनको बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे भारत, यानी कि भारत में क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। तो राजनीतिक दल मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पहला कि दल क्या है, चुनाव लड़ते हैं, यानी दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यानी कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। यानी कि आप सभी देखते हो कि जो अधिकतर देशों में जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाता है, जो जिस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए जाते हैं उन्हीं के बीच में लड़ा जाता है। यानी कि राजनीतिक दल क्या है, उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अगला क्या है कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। यानी कि जो पार्टियां होती हैं ये अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखती हैं। यानी कि लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। यानी कि पार्टियां भी यही काम करती हैं। अब अगला पॉइंट है कि दल बदल कानून बनाते हैं, यानी कि दल कानून बनाते हैं, यानी कि पार्टियां कानून बनाते हैं। दल क्या करते हैं, देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार यानी विधायक होते हैं चुनाव जीत कर
वो वहाँ पर विधानसभा में या संसद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो कानून बनाते हैं। ठीक है, तो कानूनों पर औपचारिक बहस भी होती है और उन्हें विधायिका में पास कराना भी होता है। तो विधायिका के सदस्य क्या करते हैं, किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। यानी कि जो पार्टी के जो मेंबर यानी कि विधायक होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, तो जो मेन फैसला उनके जो नेता होते हैं उन्हीं के निर्देश पे वो फैसला करते हैं। अगला क्या है कि जो दल यानी पार्टी क्या करती है, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। तो बड़े नीतिगत निर्णय राजनीतिक कार्यकारिणी द्वारा लिए जाते हैं। ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है और उनको प्रशिक्षित भी करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले लेने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है। अगला कार्य क्या है, विपक्ष की भूमिका, यानी कि जो पार्टियां होती हैं इनकी विपक्ष की भूमिका होती है। यानी कि चुनाव हारने के बाद जो दल चुनाव हारता है वह शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। यानी कि सरकार की नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ ही वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कोई 5 प्रभावी उपाय बताइए। यानी कि अगर राजनीतिक दल को सुधारना है तो कौन से प्रभावी उपाय हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो राजनीतिक दलों को सुधारने के कुछ प्रयास और कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि दल बदल कानून, यानी कि दल बदल कानून लगाना चाहिए। यानी कि निर्वाचित विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। यानी कि दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी होगी। यानी कि वो जिस सीट पे है उस सीट को भी उसे छोड़नी पड़ जाएगी। दूसरा है शपथ पत्र, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन के समय शपथ पत्र में अपनी प्रॉपर्टी अथवा अपराधों का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। अगला क्या है कि सांगठनिक चुनाव कराना, यानी कि चुनाव आयोग के एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए अपना संगठनात्मक चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न भरना भी जरूरी है। अब ये संगठनात्मक चुनाव क्या होता है, यानी कि दल में क्या होता है कि समय समय पर अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि चुनाव का जो खर्च है सरकार उठाए, यानी कि सरकार क्या करे, चुनाव लड़ाने के लिए दलों को ध्यान दे अथवा चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। यानी कि सरकार चुनाव लड़ाने के लिए दलों को धन दे अथवा चुनाव का खर्चा सरकार ही उठाए। अगला पॉइंट है कि महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि राजनीतिक दल महिलाओं के लिए एक खास न्यूनतम अनुपात में लगभग 1/3 जो टिकट है अवश्य दे। इसी तरह क्या है, दल के प्रमुख पदों पर भी क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य जो प्रश्न थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में निश्चित सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो लाभ उठा सकें। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसकी PDF के लिए क्या है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी को करते रहिए। ओके, गुड बाय।